हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम बैक माय चैनल टैली टीचर जॉब। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टैली टीचर जॉब में। दोस्तों, आज हम बीएड द्वितीय वर्ष इतिहास शिक्षण के विषय में पढ़ेंगे और ये है आपका लेक्चर नंबर 23। तो दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ने से पहले हम आपको इन्फॉर्म करना चाहते हैं कि आपका फर्स्ट पेपर शिक्षण के सिद्धांत एवं विधियाँ और फोर्थ पेपर जनसंख्या शिक्षा और पर्यावरण शिक्षा का यूपीएच पूरा कंप्लीट हो गया है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। और साथ ही टेलीग्राम चैनल पर भी बीएड क्लासेस के नाम से ये सारे लिंक अवेलेबल है और साथ ही आपका इतिहास शिक्षण का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो दोस्तों, यहाँ पर हम चलते हैं। आज हम देखेंगे शिक्षण कौशल और उन शिक्षण कौशल के अलग अलग शिक्षण कौशल के घटक के विषय में जानेंगे, जिसमें आज हम जानेंगे प्रस्तावना कौशल के घटक और प्रश्नीकरण कौशल के घटक और श्यामपट्ट लेखन कौशल के घटक। तो दोस्तों, आज हम इन तीनों कौशल के घटक के विषय में देखेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देखेंगे आज प्रस्तावना कौशल के घटक। तो इस शिक्षण कौशल को पाठ को प्रारंभ कौशल कहते हैं, क्योंकि जब शिक्षक एक नया पाठ प्रारंभ करते हैं तो उनको संक्षिप्त देता है। एक तरह से किसी भी पाठ को प्रारंभ करने से पहले उनका संक्षिप्तीकरण थोड़ा सा दिया जाता है। एक तरह से कह सकते हैं यह परिचय उसे इतनी सरलता से देता है कि कक्षा के सभी छात्रों का ध्यान उनकी ओर आकर्षित हो जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम देखें जो प्रस्तावना कौशल होता है, एक तरह से उसमें उसे पाठ से संबंधित संक्षिप्तीकरण देते हुए बालक को इस तरह से इतनी सरलता से परिचय दिया जाता है कि सभी छात्रों का जो ध्यान है उनकी ओर आकर्षित हो जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर प्रश्न छात्रों के पूर्व ज्ञान से संबंधित होगा। जो भी प्रश्न पूछा जाएगा वो छात्रों के पूर्व ज्ञान से संबंधित होगा। पहला पॉइंट है, यहाँ पर देख रहे हैं आप। और दूसरे पॉइंट पे क्या कर रहा है, प्रश्न जो है मूल पाठ से संबंधित होगा। तो दोस्तों, प्रस्तावना कौशल के घटक का पहला पॉइंट क्या है कि प्रश्न छात्रों के पूर्व ज्ञान से संबंधित होगा और जो प्रश्न मूल पाठ से संबंधित हो। जो मूल पाठ है, जिस पाठ को हमें आज पढ़ाना, उससे पूर्व ज्ञान कितना है बच्चों का, उसे जानने के लिए प्रश्न पूछना है। और नंबर 3 पर है प्रश्न छात्रों की रुचि एवं ज्ञान को बढ़ाने वाला हो। और दोस्तों, यहाँ पर इस बात का भी ध्यान रखना है कि जो भी प्रश्न पूछा जाए वो छात्रों को उसका आंसर देने में उन्हें रुचि रहे और उनका अगर वो आंसर नहीं दे पाते तो वो जानने के लिए उत्सुक भी रहें। एक तरह से उनके ज्ञान में वो वृद्धि करें और एक तरह से जो प्रश्न पूछे जाएं वो प्रश्नों में क्रमबद्धता हो। यहाँ पर 4 पॉइंट हो चुका है और 5 पॉइंट है यहाँ पे कथनों का विषय वस्तु और उद्देश्य में संबंध हो। जो भी कथन यानी कि क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनकी अपनी विषय वस्तु और उद्देश्य जो हो वो एक दूसरे से संबंधित हो और सहायक सामग्री का प्रयोग हो। नंबर 6 पर है। और नंबर 7 पर है छात्रों को प्रेरित और उत्साहवर्धक करने वाले हों। तो दोस्तों, यहाँ पर 7वां पॉइंट क्या कह रहा है कि जो भी प्रश्न पूछे जाएं एक तरह से वो छात्रों को प्रेरित करें और वो उत्साहवर्धक हो। कहीं ना कहीं छात्र उसमें उस क्वेश्चन को जानने के लिए उत्सुक हों, एक तरह से उसमें रुचि लें। तो दोस्तों, ये है प्रस्तावना कौशल के घटक। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, प्रस्तावना कौशल पर सूक्ष्म शिक्षण पाठ योजना दी गई है। दोस्तों, जो हम लोग कल सूक्ष्म शिक्षण पाठ योजना के विषय में जाने हैं कि किस तरह से छोटी सी पाठ योजना बनाई जाती है और उससे संबंधित शिक्षण कार्य होता है। फिर उसके बाद आपको आपके सहपाठी और शिक्षक जो भी ऑब्जर्व कर रहे हैं वो आपको फीडबैक देते हैं कि आपने कहाँ कहाँ क्या क्या कमियाँ की। तो इस तरह से यहाँ पर देखिए आपके दिनांक दिए हैं, दिन, कक्षा, विषय और अवधि दी हुई है। यहाँ पर जो दिन है वो 7 दिन होते हैं, तो इसलिए यहाँ 7 दिन लिखा हुआ है। और ये यहाँ पर विषय आपका इतिहास शिक्षण है, इसलिए यहाँ इतिहास लिखा। अवधि 6 मिनट की है। क्रमांक इसमें आपके जो भी प्रस्तावना कौशल से संबंधित जो भी क्रमांक यानी कि क्वेश्चन संख्या है वो लिखा जाएगा। और यहाँ पे छात्राध्यापक क्रिया और यहाँ पे छात्र क्रिया, जो भी शिक्षक क्वेश्चन पूछेगा वो इस कॉलम में लिखा जाएगा और जो भी छात्र प्रतिक्रिया देंगे यानी कि उत्तर देंगे वो इस कॉलम में लिखा जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर ये जो प्रतिक्रिया होती है छात्र की, वो कोई ज़रूरी नहीं है कि जो आप इसमें लिखे हैं छात्र वही बताएं। छात्र अपने मन से उनके जितनी भी ज्ञान क्षमता उनकी होगी वो क्वेश्चन बताएंगे, लेकिन एक अनुमान के तौर पर आप ये लिखते हो कि छात्र मुझे ये आंसर देंगे।
तो दोस्तों इस तरह से ये पाठ्य योजना प्रस्तावना कौशल के अंतर्गत बनाई जाती है और इसका जो उद्देश्य कथन होता है वो एक तरह से यहाँ पर इन क्वेश्चन से संबंधित ही उद्देश्य कथन निकल कर आता है। तो दोस्तों इस तरह से वो उस टॉपिक तक आप पहुँच जाते हैं जहाँ पे आपको अपना शिक्षण कार्य प्रारंभ करना होता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो माइक्रो टीचिंग होती है बस उद्देश्य कथन तक ही आपको करनी होती है, इसमें पूरा शिक्षण कार्य नहीं आता है। तो एक तरह से जो माइक्रो टीचिंग होती है ना वो हमारे शिक्षण की नींव होती है, जिसपे जो हमारी शिक्षण की इमारत है ना वो तैयार होती है, एक तरह से कह सकते हैं। क्योंकि जब हम माइक्रो टीचिंग करते हैं ना तो माइक्रो टीचिंग में हमें शिक्षण का बेस पता चलता है कि किस तरह से हम अपनी कक्षा को प्रभावशाली बनाने के लिए एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करें, किस तरह से हम कक्षा को रुचिकर बनाएं, किस तरह से हम कक्षा को पूर्व ज्ञान से नए ज्ञान की तरफ जोड़ें। तो दोस्तों ये एक आधार होता है। तो हमने देखा प्रस्तावना कौशल के घटक और उससे संबंधित जो सूक्ष्म शिक्षण यानी कि सूक्ष्म शिक्षण की जो पाठ योजना होती है वो तैयार कैसे की जाती है। अब यहाँ पे ये सब हमने देख लिया, अब हम देखते हैं प्रश्नीकरण कौशल। तो दोस्तों प्रश्नीकरण यहाँ पे देखेंगे अब आपके 2012 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो प्रश्नीकरण कौशल के घटक देखेंगे। प्रश्न स्वाभाविक एवं सहज मुद्रा में पूछा गया हो। इसका पहला घटक क्या कह रहा है कि जो प्रश्न है वो स्वाभाविक हो और सहज मुद्रा में पूछा हुआ हो, और प्रश्न अस्पष्ट एवं प्रासंगिक हो। जो भी प्रश्न पूछे जाएं वो क्लियर हो और बच्चे उसके लिए जानने के लिए उत्सुक हो। अगर उन्हें आता हो तो वो बताएंगे, नहीं आता तो फिर वो उस उत्तर को जानने के लिए उत्सुक होंगे। और नंबर 3 पे है कक्षा में प्रश्नों का जो वितरण वो ठीक प्रकार से हो। दोस्तों ऐसा नहीं कि केवल एक ही बच्चे से क्वेश्चन पूछना है, कक्षा में हर बच्चे से बारी बारी से क्वेश्चन पूछना है। कभी कभी क्वेश्चन के जो आंसर होते हैं सारे बच्चे एक साथ देने के लिए उत्सुक हो जाते हैं, तो वहाँ पर आप सारे बच्चों को तो एक साथ खड़ा करके आंसर सुनेंगे नहीं, 1 बाय 1 करके या फिर बीच में से किसी एक बच्चे को खड़ा करके या पीछे से किसी एक बच्चे को खड़ा करके आप उनसे आंसर सुन सकते हैं। तो इस तरह से जो पढ़ाने का वे होता है वो इस तरह से आपकी जो क्लास है वो भी मेंटेन होगी और आप हर बच्चे से बारी बारी करके पूछ भी सकेंगे। तो यहाँ पर 4 पॉइंट हम देते हैं, छात्रों को सामूहिक रूप से उत्तर देने से रोका जाए। दोस्तों ये देखिए यहाँ पे वही पॉइंट आपके समझ आ गया कि यहाँ पे कभी कभी ऐसा होता है कि जो चीज़ें आप प्रश्नीकरण कौशल के माध्यम से जो क्वेश्चन आप बच्चों से पूछ रहे हैं ना वो सारे हो सकता है आपके क्लास के बच्चे इंटेलिजेंट हो और उन्हें वो चीज़ें सारे बच्चों को पता हो वो आंसर। तो ऐसे सिचुएशन में क्या किया जाता है कि सारे बच्चों को एक साथ चुप करा करके, अगर सारे बच्चे उत्तर देने के लिए एक्साइटेड हैं तो बारी बारी से या फिर हम कह सकते हैं बीच से या पीछे से खड़ा करके एक बच्चे से आपको आंसर 2-4 बच्चों से इस तरह से पूछा जाए जिससे कि बच्चों की जिज्ञासा भी शांत हो जाए। और नंबर 5 पर हम देखें उत्तर प्राप्त करने के लिए पर्याप्त समय दिया जाए। तो ऐसा नहीं है कि आपने क्वेश्चन पूछा और तुरंत उत्तर आपको मिल जाएगा, थोड़ा सा समय लगेगा। आप बच्चों से 2-4 बच्चों से क्वेश्चन का उत्तर सुनने की कोशिश करें और उन्हें उत्तर तक ले जाने की भी कोशिश करें। कभी कभी बच्चे उत्तर बताते तो हैं लेकिन वो अपनी जो लैंग्वेज होती है उसको स्पष्ट नहीं कर पाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि बेटा आप थोड़ा उत्तर के करीब हो, आप बताने की कोशिश कर रहे हो, थोड़ा शाबाशी देना या इस तरह के बच्चों को एक तरह से पुष्ट करना कि आप उत्तर देने में समर्थ हो रहे हो। अगर वो बच्चा थोड़ा भी सही आंसर बताता है तो उसे और इनकरेज करना है। ये सारी चीज़ें होती हैं। हमें अपने उद्देश्य तक पहुंचने के लिए एक तरह से हमारा जो उद्देश्य है वो यहाँ पर क्या है, उद्देश्य कथन तक पहुंचना ही है कि जहाँ पर हमें अपने टॉपिक तक पहुंचना है। तो एक तरह से बच्चों को इनकरेज करते हुए अगर उन्हें नहीं आ रहा है तो फिर उनके उत्तर के करीब ले जाते हुए उन्हें उत्तर बताने की कोशिश करवानी है और इस तरह से हम अपने टॉपिक तक पहुँचते हैं। यहाँ पर देखिए प्रश्नीकरण कौशल की सूक्ष्म पाठ योजना दी गई है जिसमें देखिए दिया गया है, इसमें भी दिन दिनांक कक्षा विषय अवधि लिखी है 6 मिनट और प्रकरण क्या है, महावीर स्वामी के सिद्धांत। तो दोस्तों यहीं पर यही चीज़ें देखिए, यहाँ पे जो प्रकरण आपने डाल दिया है ना महावीर स्वामी के सिद्धांत, तो आपका यही टॉपिक है। इसमें भी देखिए यहाँ पे क्या था आपका
जो पाठ योजना थी इसमें देखिए मुगल साम्राज्य के पतन के कारण, तो इस तरह से जो प्रकरण आपका, वो प्रकरण आपका निकल कर आना चाहिए। जो आप बच्चों को बताना चाहते हैं, जिस टॉपिक पर लाना चाहते हैं, उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन ही होना चाहिए, जिससे कि बच्चा उस टॉपिक तक पहुंच पाए। तो यहाँ पर देखिए ना, महावीर स्वामी के सिद्धांत, तो बच्चों से यहाँ पे छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका क्रमांक संख्या जो लिखी गई है इसमें क्वेश्चन नंबर है। तो ये क्वेश्चन पहला क्या पूछा जा रहा है कि महावीर स्वामी बचपन का नाम क्या था। ठीक, तो बच्चा उसको जो भी आएगा, कुछ बच्चे उसमें क्या बताएंगे, कुछ बच्चे तो उसमें महावीर स्वामी को बता देंगे गौतम बुद्ध जी का नाम, बचपन का क्या नाम था उनका, उनको बताएंगे सिद्धार्थ। तो दोस्तों यही सारी चीज़ें जो बच्चे छोटी छोटी गलतियां करते हैं उनको इतना है, और साथ ही बताना है नहीं बेटा ये सिद्धार्थ तो गौतम बुद्ध थे। तो एक तरह से ये सारी चीज़ें बच्चों को डिफाइन करते हुए, और फिर अगर किसी बच्चे ने बता दिया कि वर्धमान नाम था, तो फिर उनका जन्म कब हुआ था, उसके बाद फिर उनके सिद्धांतों का प्रचार किस भाषा में किया गया, फिर अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने के कारण महावीर स्वामी को क्या कहा जाता है, जिन कहा जाता है। तो कभी कभी बच्चे आपको सही आंसर, जो बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं या जो बच्चे रेगुलर स्टडी करते हैं या जिन बच्चों ने अच्छे ढंग से पढ़ाई की है, वो ये सारी चीज़ें जानते हैं। तो ऐसा भी नहीं कि आप अपने बच्चों को बहुत हल्के में लेंगे कि उन्हें तो कुछ आता ही नहीं है। दोस्तों कभी कभी ऐसा होता भी है कि जब हम, ऐसा नहीं कि आपको कभी अच्छा ही स्कूल मिले टीचिंग करने के लिए, जब आपकी स्कूल टीचिंग लगती है बाहर, या फिर जब आपका फाइनल टीचिंग लगता है जब आपके, तो वहाँ पे आप ये गलती बिल्कुल भी ना करिएगा कि आपने जो क्वेश्चन जितने भी आपके लेसन प्लान में क्वेश्चन बने हैं उन क्वेश्चन को सीरियल वाइज तो आपको पूछना ही है, चाहे आपके बच्चे उत्तर दे पा रहे हो या ना दे पा रहे हो। क्योंकि दोस्तों जो आपका एग्जामिनर, जो ऑब्जर्वर बैठा होता है ना, वो आपका लेसन प्लान देख रहा होता है और ये देखता है कि आपने जितने भी लेसन प्लान में जितने भी क्वेश्चन लिखे हैं, क्या उन्हें सीरियल से आपने पूछा, क्या आपने कोई क्वेश्चन छोड़ा तो नहीं। अगर आपका जो सामने वाला छात्र जिससे आप क्वेश्चन कर रहे हैं उसने अगर क्वेश्चन नहीं बताया, तो ऐसा नहीं कि आपने पूरे क्वेश्चन ही छोड़ दिए तो बच्चों को आता ही नहीं है, मैं पूछूं क्या। तो इस तरह के नहीं करने हैं आपको लेसन प्लान में जितने भी क्वेश्चन आप बनाए रहेंगे, मैं फाइनल टीचिंग की आपसे बात कर रही हूँ, तो वहाँ पर आपको क्वेश्चन सारे पुटअप करने, क्योंकि आपको ये तो आपने पहले से सोचा नहीं था कि आपको यही स्कूल मिलेगा, मुझे यही फाइनल टीचिंग करनी है। आपको जो क्लास मिला है, जिस क्लास के हिसाब ने आपने जिस क्लास का लेसन प्लान बनाया है, आपने एक वहाँ पे जो लेसन प्लान बनता है वो बच्चे के बुद्धि स्तर को जान कर बनता है, क्योंकि वहाँ पर जो भी आप लेसन प्लान बनाते हो वो कक्षा के हिसाब से ही तो बनाते हो। तो वहाँ पे बच्चे का जो मानसिक स्तर है, वो जो पाठ्यक्रम निर्धारित होता है बच्चे के मानसिक स्तर पर ही निर्धारित होता है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं वहाँ पर आपको ये नहीं सोचना है कि बच्चे को आ नहीं रहा तो मैं क्वेश्चन पूछना छोड़ करके टॉपिक पर ही सीधे पहुंच जाता हूं और वहां से मैं टॉपिक स्टार्ट कर देता हूं पढ़ाना। तो ऐसा नहीं करना, आपको क्वेश्चन सारे पूछने हैं। अगर बच्चों को नहीं आ रहा है तो जितने भी क्वेश्चन आपने पूछे हैं प्रकरण से रिलेटेड, वो सारे क्वेश्चन आपको पूछना है और उसके बाद आपको अपने टॉपिक पे आना है। क्योंकि बच्चों के अंदर, अगर बच्चों को नहीं भी आ रहा तो बच्चों के अंदर एक जिज्ञासा उत्पन्न होगी, पढ़ने के लिए रुचि उत्पन्न होगी कि ये सारे क्वेश्चन हमें नहीं आते, उनके उत्तर जानने के लिए हमें ये टॉपिक पढ़ना चाहिए। क्लियर? तो दोस्तों यहाँ पे ये सारी गलतियाँ ना करिएगा, क्योंकि ये गलतियाँ हमारे बैच में हम लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने करी थी कि जब जो हम लोग को टीचिंग के लिए स्कूल मिला था वो बिल्कुल एक तरह से वहाँ पे शिक्षा व्यवस्था अच्छी नहीं थी, इसलिए बच्चे अच्छे ढंग से उत्तर नहीं दे पा रहे थे। तो इस वजह से क्या होता था कि बहुत सारे लोगों ने, जब बच्चे उत्तर नहीं दे रहे तो क्वेश्चन पूछना छोड़ करके सीधे टॉपिक पे चले आए। तो यहाँ पे टॉपिक पे आने की वजह से उनके जो प्रैक्टिकल मार्क्स थे, उनके एग्जामिनर ने प्रैक्टिकल मार्क्स उनके कुछ काट लिए। बाद में जो रीजन बताया वो यही बताया कि जब उनके बच्चों को क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं फिर भी उन्हें अपना जो लेसन प्लान है उन सारे लेसन प्लान के क्वेश्चन उन्हें पूछने चाहिए थे। क्योंकि यहाँ पर अगर बच्चा क्वेश्चन नहीं बता पाता है तो उसको अलग अलग तरह के जितने भी क्वेश्चन है उसे पूछना है, फिर उसको डिफाइन करने के बाद ही आपको अपने प्रकरण की तरफ, अपने जो भी टॉपिक है उस पर
शिक्षण कार्य करना है। तो दोस्तों ये सारी गलतियां आप मत करिएगा, ये सारी चीज़ें मुझे मेरे अनुभव से पता चली हैं। तो अब मैं यहाँ पर आपका प्रश्नीकरण कौशल चल रहा था, तो जिसमें हमने ये देखा कि किस तरह से जो पाठ्य योजना होती है, सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना की यहाँ पे बात हो रही है। तो मैं जब यहाँ पे बात हो रही थी पाठ्य योजना की, तो मुझे याद आया कि मैं आपको ये सारी चीज़ें बताऊँ जो एक एक्सपीरियंस है। कहीं ना कहीं जो गलतियाँ हम करते हैं वो हमारे जो भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं वो ना करें, तो इसके लिए मुझे बताना उचित लगा। तो यहाँ पर 4 पॉइंट पे है कि अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने के लिए महावीर क्या कहलाए, जिन कहलाए, फिर महावीर स्वामी द्वारा बताए गए त्रिरत्न कौन से हैं, सही बातों में विश्वास, सही बातों को ठीक से समझना, उचित कर्म, ये कुछ तो थोड़ी बहुत आंसर इसमें आपको बच्चे देंगे। पूरा क्लियर नहीं दे पाते हैं क्योंकि वो अभी बहुत छोटे हैं और कहीं ना कहीं उन्हें पूरी तरह से कोई पढ़ाने वाला भी तो होना चाहिए या फिर कोई बताने वाला भी होना चाहिए, और बच्चे थोड़ा सा उतने अच्छे ढंग से ध्यान नहीं दे पाते हैं। क्योंकि हम लोग भी जब बच्चे थे तो नहीं ध्यान दे पाते थे, तो वही चीज़ें अपनी तरह हमें अपने बच्चों को भी तो समझना है। तो यहाँ पर 6 पॉइंट पे क्या है, महावीर स्वामी द्वारा बताए गए पंच महाव्रत कौन कौन से हैं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है, ये क्या हो जाएगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हो जाता है। जो लास्ट का क्वेश्चन होता है ना वो समस्यात्मक क्वेश्चन होगा, और जब वो समस्यात्मक क्वेश्चन होता है तो बच्चे नहीं बता पाते हैं, फिर वहीं से आपको अपना टॉपिक स्टार्ट करना होता है। एक तरह से जहाँ पे समस्यात्मक क्वेश्चन होंगे बच्चे नहीं बता पाएंगे, तो वहाँ पे आपका टॉपिक स्टार्ट हो जाता है कि ठीक है बच्चों, आज हम आपको महावीर स्वामी के सिद्धांत के विषय में बताएंगे, और उन विषय के उस सिद्धांत के अंतर्गत ही उनके पंच महाव्रत ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। क्लियर। तो इस तरह से हमने देखा आज प्रस्तावना कौशल और प्रश्नीकरण कौशल के घटक। अब हम देखते हैं श्यामपट्ट लेखन कौशल के घटक। क्लियर। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर श्यामपट्ट लेखन कौशल, कल हम लोग थोड़ा सा बात भी किए थे श्यामपट्ट लेखन कौशल के विषय में कि किस तरह से अलग अलग घटक होते हैं इसके। इसमें पहला घटक क्या कह रहा है कि अक्षरों के बीच समुचित स्थान व अस्पष्ट लेखन। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, जो श्यामपट्ट लेखन कौशल का जो पहला घटक होता है, अगर आप श्यामपट्ट लेखन कौशल घटक पढ़ा रहे हैं, इस कौशल के अंतर्गत पढ़ा रहे हैं, तो आपको ये ध्यान रखना कि आपने जो भी अक्षर श्यामपट्ट पर लिखे हैं वो समुचित स्थान पर और अस्पष्ट लेखन होना चाहिए। तो दोस्तों जब भी आप श्यामपट्ट लेखन कौशल के अंतर्गत पढ़ाएंगे तो आपका जो ऑब्जर्वर होगा ना वो इन सारे घटकों के पे ध्यान देगा कि आपने समुचित जो अक्षरों के बीच जो समुचित स्थान है वो रखा है कि नहीं, स्पष्ट लेखन है कि नहीं। और नंबर 2 पर क्या रहा है यहाँ पे कि शब्द व वाक्य सीधे रेखा में हो। क्लियर। जो शब्द और वाक्य आप लिख रहे हो वो सीधी रेखा में हो। और नंबर 3 पर क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि पंक्तियों के बीच उचित व समान अंतर हो, और जो भी वाक्य आप लिख रहे हो उन पंक्तियों के जो बीच का स्थान है वो समान हो। और नंबर 4 पर विषय वस्तु संबंधी बातों में क्रम व तारतम्यता हो, और जो भी विषय वस्तु आप बच्चों को समझा रहे हैं उसमें क्रम हो और तारतम्यता हो। ऐसा नहीं कि आप कुछ और पढ़ा रहे हो बच्चे कुछ और समझ रहे हैं, तो एक तरह से बच्चों को क्रमबद्ध तरीके से पढ़ाने की जरूरत है। और नंबर 5 पर हम देखिए अनावश्यक चीज़ों को मिटाया जाए। जो भी आप बच्चों को समझाने के लिए रफ कार यूज कर रहे हो या फिर कोई चित्र यूज कर रहे हो जो कि आवश्यक नहीं है अभी, तो उसे तुरंत मिटा देना। तो दोस्तों ये चीज़ें हमने कल भी आपको बताई थी कि जो भी श्यामपट्ट कौशल में जो भी चीज़ें अगर आपने पढ़ा दिया है तो फिर अगर आपका वो चीज़ें समाप्त हो गई, एक तरह से उसका कार्य समाप्त हो गया है, तो उसे आप मिटा करके तभी आगे बढ़ेंगे। और दोस्तों इसमें एक चीज़ का और ध्यान दिया जाता है कि जब आपकी कक्षा समाप्त होती है तो आपका ये हमेशा रूल है एक शिक्षक का कि जब वो जो भी ब्लैक बोर्ड पे मेंशन किया है, जब आपकी क्लास ओवर होती है तो ब्लैक बोर्ड पूरा साफ करके ही क्लास से बाहर जाए। तो ये सारी चीज़ें भी ऑब्जर्व की जाती हैं। नंबर 6 पर हम देखें वर्तनी में त्रुटि का अभाव हो, और जो भी वर्तनी आप यूज करते हैं बोलने में या फिर लिखने में वहाँ पर त्रुटि का अभाव हो, आपकी वहाँ पे कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए क्योंकि आप एक शिक्षक हैं।
और नंबर 7 पर है ध्यान आकर्षण हेतु रंगीन चाक का प्रयोग हो। दोस्तों ये बहुत ही अच्छी बात है कि कभी कभी अलग अलग चीज़ों को डिफाइन करने के लिए कलरफुल चाक बहुत ही अच्छा होता है, बच्चों को समझाने के लिए भी, कि आप कलरफुल चाक से बच्चों को एक तरह से क्रिएटिव तरीके से बच्चों को बता सकते हैं कि ये चीज़ें यहाँ पर हैं, ये चीज़ें यहाँ पर हैं। तो ये है कि श्यामपट्ट कौशल के घटक जो हमने देखे। अब इसमें हम देख लेते हैं इसकी पाठ्य योजना, जो सूक्ष्म पाठ्य योजना है। तो दोस्तों यहाँ पर जो भी आप लिखेंगे उन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना। इस तरह से देखिए यहाँ पर जो आपका निकल के आ रहा है कि आर्य से संबंधित ये आपका जो प्रकरण है आज के विषय में, जो हमारे जैसे हमने देखा कि जो श्यामपट्ट लेखन कौशल है वो किस तरह से इसमें जो पाठ योजना बनेगी उनमें किन किन कौशल घटक यूज हो रहा है, उनका किस तरह से ध्यान रखना, किस तरह से जो हमारे ऑब्जर्वर होते हैं किन किन पॉइंट पर ध्यान देते हैं। ये जो घटक होते हैं दोस्तों, इन्हीं घटकों पर जो आपके ऑब्जर्वर होते हैं वो ध्यान देते हैं कि आप एक छात्राध्यापक छात्राध्यापिका हैं, तो आपने ये भी घटक हैं आपके जिस शिक्षण कौशल के अंतर्गत आप पढ़ा रहे हैं, उस घटक से कौशल के घटक को आप फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों वही सारी चीज़ें आपकी ऑब्जर्व की जाती हैं और आप जो फीडबैक आपको मिलता है उसके माध्यम से आपको पता चलता है कि आपने कहाँ कहाँ गलतियाँ की। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें हमने आज देखी। आशा करती हूँ कि आपको अब प्रस्तावना कौशल या प्रश्नीकरण कौशल या फिर आपके श्यामपट्ट लेखन कौशल में बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हुई होगी तो एक लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारे सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो इसी तरह से आप अपनी मेहनत जारी रखिए, अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, अपने आसपास सफाई रखिए। हमसे जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।